हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। वर्क पावर एनर्जी में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझना है, ठीक है। तो ध्यान दोगे कि फर्स्ट है कि अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। मीनिंग ये हुआ इसका कि एक बैटरी है जो कि बल्ब को जलाता है, मतलब बैटरी के द्वारा बल्ब ग्लो करता है, अर्थात उसको एनर्जी मिल जाता है लाइट करने में। तो डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस में जो एनर्जी का चेंजिंग होता है उसको समझाना है। ओके, समझना भी है। तो बात यह है, हम लोगों ने स्टडी किया था पहले कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था मैकेनिकल एनर्जी के बारे में कि मैकेनिकल एनर्जी जैसे दो तरह का होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो उसका एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक। हम ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ठीक वही चीज़ देखो यहाँ पर है, बैटरी है, सेल देखा होगा, ड्राई सेल जो टॉर्च में लगता है, वही बैटरी है। जब उसका ग्रुपिंग किया जाता है ना सेल को सीरीज में, वो बैटरी कहलाता है। तो ये बल्ब को लाइट करता है कैसे? तो बैटरी में होता है केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो जब सर्किट पूरा हो जाता है, मतलब जब स्विच ऑन करते हैं तो उसका सर्किट कंप्लीट होता है और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, और वो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में क्या मिलता है कि वह जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुआ, बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला, अब वह लाइटेड हो गया, ग्लो यानी जल गया, लाइट मिलना शुरू हुआ। अब फिर वहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो गया किसमें? तो जैसे बल्ब लाइट दे रहा है तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हुआ लाइट एनर्जी में। और अगर देखेगा तो कुछ ना कुछ बल्ब हीटेड हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें? तो हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी में। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मान लो ये केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी ये बदला किसमें? ये आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बदल गया? तो हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह इसका रूपांतरण हुआ जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो अब नेक्स्ट में चलो, अगला जो है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास दिया हुआ है, कितना है? 40 kg। हम बोले थे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए कि एट फर्स्ट प्रॉब्लम को समझना, उसके बाद हमको उसमें कौन कौन सा क्वांटिटी दिया हुआ है उसको पहले यहाँ पर राइट डाउन कर लेना है, उसके बाद तब उसका सॉल्यूशन के लिए देखना है कि एप्रोप्रिएट फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मास दिया, यानी कि n बराबर कितना हो गया? 40 kg, ठीक। तो ये 40 kg मास को समझो एक तो लोड है, कोई वस्तु है 40 kg का, और इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, उसको 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, यानी h दिया हुआ है, h इक्वल टू 5 मीटर। एबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से, सपोज ये ग्राउंड है और ग्राउंड से इसको ऊपर उठाया, यहाँ पर ले आया, ये हाइट कितना है? तो h बराबर है 5 मीटर, यहाँ पर लाया,
ठीक ना। उसके बाद क्या है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यानी मांग रहा है PE, ये क्या होगा, ठीक। फिर एक क्वेश्चन क्या, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अगर अब यहाँ से, जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट को ये 40 kg इसका जो मास है, इसको हम लोगों ने रेज करके यहाँ पर लाया है, तो ये इसका यही 40 kg मास वाला ऑब्जेक्ट है एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। एंड अब जो है इस ऑब्जेक्ट को फ्री कर दिया हम लोग फॉल करने के लिए, मतलब गिरने के लिए, तो अब ये गिरेगा, ठीक। तो पहली बात ये, यहाँ पर जो लाया, यहाँ पर उसमें कलेक्ट हो गया कौन सा एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया PE इक्वल टू, ये बराबर होगा mgh, ठीक ना। तो ये m का मतलब हो गया मास 40 kg है, g यहाँ पर g ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 9.8 भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 10 ले रहे हैं, 10 इंटू, फिर क्या हो जाएगा, h कितना है 5 है, ये हो गया 5। ये निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी का SI यूनिट क्या हो जाएगा, कि जूल हो जाएगा, ये जूल हो गया। अब ये कितना हो गया, 5 4 जा 20, और इस पर डबल 0 यानी 2000 जूल आएगा, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो किया कि अब इसको यहाँ से गिरने के लिए फ्री कर दिया। अब जब ये यहाँ से देखो गिरेगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी उनको देखना पड़ेगा क्या है, हो सकता है उसका जरूरत पड़ जाए। दूसरी बात, कितना कहाँ तक पहुँचना है उसको, तो ये बोला है कि फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन, यानी कि जब आधा नीचे आएगा, आधा डिस्टेंस कवर करेगा टोटल रास्ता का, तो उसका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। सपोज इस पॉइंट पर आ गया ये, तो ये इतना सा कितना नीचे आया, तो 2.5 मीटर, ये S डिस्टेंस इतना सा इसने कवर किया, ठीक ना। और इस पॉइंट पर आने के बाद हम अगर काइनेटिक एनर्जी इसका जानेंगे तो जरूरत होगा हमको क्या, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है के बराबर हाफ mv²। तो यानी कि हमको मास तो मालूम है, लेकिन v² जानना पड़ेगा, तो v² पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग v² को फाइंड कर लें, तो देखें क्या होता है v²। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो सूट करेगा v² इक्वल टू u² प्लस 2gh, या s को जितना सा चला वो बात एक ही है। तो ये v², u देखो यहाँ पर से जब चूंकि वो फ्रीली फॉल कर रहा है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होता है उसका इनिशियल वेलोसिटी होता है 0, बिकॉज यहाँ पर कोई फोर्स उस पर नहीं लगाए हुए हैं, वो अपने से गिर रहा है, यानी कि u बराबर हो गया इसका 0, और प्लस 2 इंटू जी 10 का यूज किया है, इंटू s इसका दिया है कितना 2.5, ये हो गया 2.5। दिस इज इक्वल टू v² इक्वल टू हो गया 25 टू हो जाएगा 50, और इस पर एक 0 आ जाएगा, डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट होगा, ये कैंसिल हो गया, अर्थात 50 मीटर इसका आएगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका जो होगा यह v² हो जाएगा कितना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका v हो गया। अब देखो एक चीज़ क्या है कि हमको निकालना है ke बराबर हाफ mv², तो यानी कि e बराबर यहाँ पर निकाल रहे हैं ke बराबर ये हो गया हाफ m हो गया 40, और v² इसका हो गया 50, यानी कि 50 और मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड ये आएगा। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, सीधा यहाँ पर हमको जूल, ये हो जाएगा J, इतना हो गया। इस सब का यूनिट कहीं पर लिखने का कोई जरूरत नहीं, सीधा फाइनल जब जहाँ पर पहुँचो वहाँ पर उसका यूनिट लिखो। ये v² हो गया इतना 50 हो गया, उसके बाद यहाँ पर इसका यूज कर लिया, और ये कितना हो जाएगा 2 से ये हो गया 20, 5 टू जा 10, और ये डबल 0 होगा, इतना जूल हो जाएगा 1000
जूल। 1000 जूल कहाँ पर हो रहा है? जहाँ पर कि ये आधा डिस्टेंस कवर कर चुका है। ठीक, तो ये हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी। देखो नेक्स्ट अब एक है न्यूमेरिकल कि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उस पर अंकित है, रेटेड क्या होता है? जैसे देखो कोई कंपनी का चीज़ मार्केट में बिक रहा है तो उसका इंफॉर्मेशन उसमें दिया हुआ रहता है। क्या इंफॉर्मेशन? जैसे अब हीटर है जो कि इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है वो, तो उसमें देखोगे लिखा हुआ रहेगा वो कितना एम्पियर उसको करंट चाहिए, वो कितना उसका पावर है तो वाट में लिखा हुआ रहता है या किलो वाट में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात कितना वोल्टेज पर वो काम करता है, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई रहती हैं। ठीक है, तो उसी तरह से एक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, जिस पर ये लिखा हुआ है अर्थात वो हीटर जो बना है इतना पावर का बना हुआ है 1500 वाट का। ठीक, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स? तो वह 10 आवर्स में कितना एनर्जी यूज करेगा ये पूछ रहा है। तो एनर्जी कितना यूज करेगा, तो इसके लिए ये जानना पड़ेगा तुमको। चीज़ ये पावरफुल है और 10 आवर्स तक उसका हम यूज़ कर रहे हैं तो भाई एनर्जी तो ज़्यादा खपत करेगा, यानी कि मीटर ज़्यादा खाएगा ही, मीटर ज़्यादा रीडिंग देगा जैसा हम बिजली यूज करेंगे। क्या वो बल्ब तो है नहीं 9 वाट का, तो इसलिए उसका एक तरीका है। जब एनर्जी को हम जानना चाहेंगे इसमें 2 फैक्टर बन जाता है। एक तो कितना पावर का वो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है और दूसरी बात ये कि उसको हम कितना देर तक यूज कर रहे हैं, वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। और उसका फॉर्मूला आता है जैसे एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड ये बराबर होता है पावर इंटू टाइम, पावर और इंटू टाइम। ठीक है, तो अब ये पावर यहाँ पर देखो कि 1500, तो ये 1500 ये है वाट में। ठीक है, तो इससे अच्छा होगा इसको किलोवाट में हम बदल दें, तो इसको किलोवाट में चेंज कर दो। तो ये किलोवाट में जब बदलोगे तो चूंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, इसलिए 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। 1 किलोवाट ये बराबर होता है 1000 वाट। ठीक है, तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये बन गया अब किलोवाट में, तो ये हो गया किलोवाट इनटू टाइम है कितना, तो 10 आवर्स, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा किलोवाट आवर। यही स्टाइल इसका SI यूनिट लिखने का ध्यान देना, कैपिटल S में लिखना है और न कैपिटल K लिखना है, W लिखना है कैपिटल लेकर। तो अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 15 किलोवाट आवर। ये इतना सा एनर्जी ये कंज्यूम्ड करेगा। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया अगर हीटर है इस तरह का पावर है तो इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब इसी पर और सवाल को बना दिया जाता है, उसको बढ़ा दिया जाता है। इसी में मान लो बोल देगा तुमको जैसे ये किलोवाट आवर ये कॉमर्शियल यूनिट होता है, अब जितना किलोवाट आवर हुआ इतना ही इसका यूनिट हो गया। अब अगर मान लो ऐसा दे दिया साथ में कि एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट, ये अगर 1 यूनिट का 5 रुपया बिजली का बिल भरना पड़ता है, देना पड़ता है, तो इसका कितना बिजली का बिल होगा। तो कैसे निकालेंगे अब, तो यहाँ पर इसको ये सिर्फ अब मल्टीप्लाई कर देना है, चूंकि ये यूनिट हो गया 15 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 15 यूनिट। और अब अगर इसमें रेट दे दिया कितना से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि अगर 1 यूनिट का दाम 5 रुपया है तो 15 गुना 5 कर देंगे। इसी को सवाल और बढ़ा देगा, क्या बढ़ा देगा कि 1 ठो हीटर है, 10 ठो बल्ब है, 2 ठो पंखा है, ये इतना देर चलता है, वो उतना देर जलता है, वो इतना देर इलेक्ट्रिक आयरन से आयरन किया जाता है, तो
इस प्रकार से सबका ये अलग अलग पहले निकालना पड़ेगा तुमको किलोवाट आवर, समझ गए। सबका पावर रहेगा, सबके पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करके उसको कॉमर्शियल यूनिट में लाएंगे और उसके बाद तब उसका खर्च निकलता है, ठीक ना।